वेलकम टू द हेल्थ सीजियो। इस वीडियो में हम ह्यूमन स्केलेटन्स की बोन के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बोन्स को देख लेते हैं और साथ में इनकी बॉडी में पोजीशन भी। ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है इसके अंदर जितनी भी बोन्स हैं इनकी पोजीशन को सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं। राइट साइड पर जितने नाम्स हैं पहले उनको देख लेते हैं। सबसे ऊपर वाली हड्डी है क्रेनियम। क्रेनियम कहा जाता है सर की हड्डी को। और उसके बाद सेकंड बोन आ जाती है मैंडिबल। मैंडिबल होती है ठोड़ी, यानी कि आपकी ठोड़ी की जो बोन है। इसके बाद जो अगली बोन है वो है स्टर्नम। स्टर्नम कहा जाता है सीने की हड्डी को, यानी कि दरमियान वाली जो हड्डी होती है, रिब्स के दरमियान में जो बोन होती है उसको कहते हैं स्टर्नम। और उसके बाद रिब्स हैं जिनको पसलियाँ कहा जाता है। पसलियाँ दोनों साइडों पर होती हैं और तकरीबन 24 पसलियाँ इंसान के बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। और उसके बाद आ जाती है हमारी जो है कूल्हे की हड्डियाँ, जिनमें शामिल है पहली बोन आइलियम। आइलियम जो है वो कूल्हे की ऊपर वाला जो हिस्सा है वो बोन होती है। और इसके बाद आइलियम जहाँ पर ख़त्म होती है उसको कहा जाता है प्यूबिस। और इसके बाद जो इन दोनों आइलियम के दरमियान में जो बोन होती है उसको कहते हैं सैक्रम। और आइसियम जो है वो इन तीनों यानी कि आइलियम और प्यूबिस के जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं आइस्कियम। अब चलते हैं हम अपनी हाथ की तरफ, हाथ की हड्डियों की तरफ। कार्पल्स कहते हैं कलाई की हड्डियों को, मेटाकार्पल्स कहते हैं हथेली की हड्डियों को, और फ्लेंचिस कहा जाता है उंगली के आखिरी हिस्से को, यानी कि उंगली की हड्डियों को। और इसी तरह हम चलते हैं पाँव की हड्डियों की तरफ। पाँव की जो ऊपर वाली हड्डियाँ होती हैं उनको कहा जाता है टार्सल्स। और उसके बाद जो तलवे की हड्डियाँ हैं उनको कहा जाता है मेटाटार्सल्स। और उंगली की हड्डियों को कहा जाता है फ्लेंजिस। तो ये थी हमारी राइट साइड वाली बोन्स। अब चलते हैं हम लेफ़्ट साइड वाली बोन्स की तरफ। लेफ़्ट साइड पे सबसे ऊपर वाली जो बोन है वो है क्लेविकल। क्लेविकल कहा जाता है कॉलर बोन को भी कहा जाता है और इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है स्कैपुला। स्कैपुला कहते हैं जो कंधे का जो हड्डी होती है उसको कहा जाता है। और फिर उसके बाद आ जाती है ह्यूमरस। ह्यूमरस बाजू की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी होती है। ह्यूमरस के बाद जो दो बोन्स होती हैं उनको कहा जाता है रेडियस और अल्ना। रेडियस जो है वो अंगूठे वाली साइड पर होती है और जो अल्ना है वो हाथ की जो छोटी फिंगर होती है उस साइड पर प्रेजेंट होती है। अब हाथ और बाजू की हड्डियों के बाद आ जाते हैं टांग की हड्डियों की तरफ, जो कि पहली हड्डी है फीमर, यानी कि टांग की बड़ी हड्डी और मजबूत भी। इसके बाद दो हड्डियां आ जाती हैं टीबिया और फिब्यूला। जो टीबिया है वो होती है अंगूठे वाली साइड पर और जो फिब्यूला है वो पाँव की जो स्मॉल फिंगर होती है उसके दरमियान में होती है। अब दरमियान में हमारी एक बोन रह गई है जो है पटीला। पटीला कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये फीमर और टीबिया फिबुला, यानी इन तीनों बोन्स के आपस में जुड़ने से जो ज्वाइंट पैदा होता है उसके दरमियान, यानी कि उसके ऊपर जो कवर लगा होता है उसको हम कहते हैं पटीला। ये तो थी ह्यूमन स्केलेटन बोन्स की कुछ जनरल सी पोजीशंस। अब इसकी मज़ीद जो है वो क्या लोकेशन होती है, इसका क्या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, क्या इसकी एनाटॉमिकल पोजीशंस होती है, ये हम अगली स्लाइड्स के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन स्कल, यानी कि खोपड़ी की हड्डियाँ। सर में हड्डियों की कुल तादाद 22 है। इनमें 8 सर की हड्डियाँ जिनको क्रेनियल बोन्स और 14 चेहरे की हड्डियाँ होती हैं। खोपड़ी के बलाई हिस्से को क्रेनियम कहते हैं जिसमें दिमाग महफूज होता है। अब हम इस स्लाइड को रीड भी कर लेते हैं और साथ में लगी डायग्राम की अंदर जितनी भी बोन्स हैं उनको भी स्टडी करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ फ्लैट बोन्स। खोपड़ी के अंदर यानी कि स्कल की जितनी भी बोन्स होती हैं वो फ्लैट बोन की ही टाइप्स हैं। इट इज़ वेरी हार्ड, ये तो हमें पता ही है कि स्कल बोन्स हों या दूसरी बोन्स हों, हड्डियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त और पायदार होती हैं। इट कवर्स द ब्रेन। ह्यूमन स्कल जो है वो ब्रेन को जो है वो महफूज करता है, यानी कि इसके अंदर जो इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट है वो है ह्यूमन ब्रेन। अब हम इस डायग्राम की मदद से जो है वो इसकी जितनी भी स्कल के अंदर बोन है उनकी पोजीशन को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बोन आ जाती है फ्रंटल बोन, जो कि सिर्फ एक बोन होती है ह्यूमन स्कल के अंदर। फ्रंटल कहा जाता है माथे की हड्डी को, यानी कि सामने वाली जो सर की हड्डी होती है इसको कहते हैं फ्रंटल बोन। और उसके बाद आ जाती है सेकंड बोन जो कि है टेम्पोरल बोन। ये दो अदद होती हैं, एक राइट साइड पर प्रेजेंट होती हैं और एक लेफ़्ट साइड पर। टेम्पोरल बोन जो है वो दो होती हैं, राइट और लेफ़्ट साइड पर।
इनकी पोजीशन क्या होती है, ये कान के ऊपर वाक़या होती हैं। इसको कर्णपट्टी की बोन्स भी कहा जाता है। इसके बाद जो थर्ड बोन है वो आ जाती है स्फेनाइड बोन्स, जो कि सिर्फ एक अदद होती है। ये कहाँ पर वाक़या है, ये फ्रंटल और टेम्पोरल और जाइगोमेटिक, यानी कि इन तीनों बोन्स के दरमियान में ये वाक़या होती है। इसको कहा जाता है स्फेनाइड बोन। इसके बाद चलते हैं पैराइटल बोन की तरफ। पैराइटल बोन जो है वो दो अदद होती हैं। ये भी बिल्कुल फ्रंटल बोन के बिल्कुल पीछे वाक़या होती हैं, यानी कि सर का जो पीछे वाला ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं पैराइटल बोन। और ये भी दो बोन्स होती हैं, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर। इसके बाद आ जाती है ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन पैराइटल बोन के बिल्कुल नीचे वाक़या होती है और ये सर का सबसे पीछे वाला और नीचे वाला हिस्सा होता है। इसके इन तीनों बोन्स को आपने कैसे याद रखना है कि फ्रंटल बोन जो है वो माथे की सामने वाली हड्डी होती है। इसके बाद जो सर का पिछला हिस्सा होता है वो उसको कहा जाता है पैराइटल बोन, और उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा होता है सर का उसको कहा जाता है ऑसिपिटल बोन। अब इसके बाद आखिरी जो बोन आ जाती है वो है एथिमाइड बोन, जो कि एक अदद ही होती है। एथिमाइड कहाँ होती है, जहाँ पे हमारी ये जो आँख है, आँखों के जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, यानी कि फ्रंटल बोन वाली जो पोजीशन है उसकी जो इन साइड वाली पोजीशन है, यानी कि आपकी जो आँख है उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको कहा जाता है एथिमाइड बोन। ये तो थी स्कल की कुछ बोन्स। अब कुछ देख लेते हैं फेस की बोन्स। फेस की बोन में सबसे पहले जो बोन आ जाती है वो है नेजर बोन, जो कि आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में नज़र आ रही है। ये भी दो अदद बोन्स होती हैं। इसके बाद आ जाती हैं लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल बोन कहा जाता है, ये भी आँख के अंदर वाली हड्डी को कहा जाता है। ये नेजल बोन के साथ बिल्कुल अटैच होती हैं और ये भी दो बोन्स ही ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद आ जाता है मैक्सिला बोन। मैक्सिला बोन भी दो बोन्स होती हैं और ये दांतों के जो जबड़ा ऊपर वाला जबड़ा है वहाँ पर प्रेजेंट होती है, यानी कि नाक और जबड़े के दरमियान वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर हमारी मैक्सिला बोन प्रेजेंट होती है। और इसके बाद आ जाती है हमारी मैंडिबल बोन, जिसको ठोड़ी की बोन भी कहा जाता है। और इसके साथ एक और बोन रह गई है जो कि है जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन जो है वो भी जो है दो अदद होती हैं, एक राइट साइड पर और दूसरी जो है वो लेफ़्ट साइड पर। ये जो है वो मैक्सिला बोन के थोड़ा सा ऊपर वाक़या होती है। इसकी जो पोजीशन है वो इस तरह से होती है कि इसके साथ थोड़ी सी टेम्पोरल बोन भी अटैच हो जाती है और इसके साथ थोड़ी सी जो है वो फ्रंटल बोन भी अटैच होती है। नेक्स्ट बोन है स्टर्नम। स्टर्नम ये सामने सीने की दरमियान वाली हड्डी होती है। इसके साथ इतराफ से पसलियाँ रिब्स कार्टिलेज की मदद से जुड़ी हुई होती हैं। ऊपर क्लेविकल कंधे की जोड़ बनाने के लिए जुड़ी हुई होती है। अब हम इस स्लाइड को भी रीड कर लेते हैं और इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। द स्टर्नम इज़ अ फ्लैट डैगर शेप बोन। जो स्टर्नम है ये चिपटी और छुरी की तरह तेज़ किस्म की हड्डी होती है। सेकंड पॉइंट है लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चेस्ट। ये सीने के दरमियान में जो है वो वाक़या होती है और इसके दोनों तरफ में रिब्स जो है वो मौजूद होती हैं। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट क्या है कि अलोंग विद द रिब्स द स्टर्नम फॉर्म्स द रिब केज दैट प्रोटेक्ट्स द हार्ट, लंग्स एंड मेजर ब्लड वेसल्स फ्रॉम डैमेज। ये सीने के दरमियान और सामने वाली हड्डी जो है ये मौजूद होती है। रिब्स और स्टर्नम मिलकर जो है वो रिब केज बनाते हैं, जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की हिफाजत करती हैं, जैसे कि कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन हो गए, दिल हो गया, फेफड़े हो गए और खून की नालियाँ वगैरह। आप देख लेते हैं स्टर्नम की एनाटॉमी क्या है। स्लाइड को रीड करने से पहले आप डायग्राम को समझने की कोशिश करें। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये है स्टर्नम का स्ट्रक्चर। स्टर्नम की पोजीशन तो आपको पता है कि ये सीने की सामने वाली हड्डी होती है और इसके दोनों ही तरफ में रिब्स लगी हुई होती हैं। ये जो स्टर्नम है इसके असल में तीन जो है वो हिस्से होते हैं। सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको कहा जाता है मेनोब्रम, और दरमियान वाले हिस्से को कहा जाता है बॉडी, और आखिरी हिस्से को कहा जाता है ज़ीफाइड प्रोसेस। जैसे कि आपको तस्वीर में भी जो है वो ऊपर लिखा हुआ सुपीरियर नज़र आ रहा है और नीचे लिखा हुआ इन्फीरियर, यानी कि जो उसकी ऊपर वाली पोजीशन है उसको हम सुपीरियर कह देंगे और जो स्टर्नम का नीचे वाला हिस्सा है यानी कि नीचे वाली जो पोजीशन है उसको हम इन्फीरियर कहेंगे। अब ये मेरे ख्याल में जो है वो पोजीशन भी क्लियर हो गई है, सुपीरियर है और एक नीचे वाला इन्फीरियर है। और स्टर्नम के तीन हिस्से हैं, मेनोब्रम ऊपर वाला हिस्सा, बॉडी दरमियान वाला और एंड वाला ज़ीफाइड प्रोसेस। तो सबसे पहले देखते हैं मेनोब्रम के बारे में। मेनोब्रम के ऊपर जो है वो दो नोचेस लगी हुई होती हैं।
एक राइट साइड पर होती है और एक लेफ्ट साइड पर। इन नोचेस को कहा जाता है क्लेविकुलर नोच और जगलर नोच। अब जो चीज़ है मेनुब्रम और बॉडी, इन दोनों के दरमियान में जो ज्वाइंट होता है, या यूँ कह लें जो लाइन लगी हुई होती है जो इन दोनों को सेपरेट करती है, उसको कहा जाता है स्टर्नल एंगल। और उसके दरमियान में जो आपकी बॉडी होती है, यानी कि स्टर्नम की बॉडी वाक़ होती है, और एंड वाले हिस्से को हम कहते हैं ज़ीफाइड प्रोसेस। अब चलते हैं, स्लाइड को भी रीड कर लेते हैं और जो पॉइंट्स हमारे रह गए हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। द स्टर्नम इज कंपोज ऑफ द 3 पार्ट्स, द मेनुब्रम, द बॉडी एंड द ज़ीफाइड process. The menubrum, first one, also called the handle, is located at the top of the sternum. यानी कि जो मेनुब्रम है ये स्टर्नम के सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, यानी कि उसका जो टॉप पार्ट है वहाँ पर वाक़या होती है। सेकेंड पार्ट है द बॉडी, आल्सो कॉल्ड द ब्लेड और द ग्लैडुलस, इज़ लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द स्टर्नम। जो बॉडी है इसको हम ब्लेड भी कह सकते हैं, इसको ग्लैडुलस भी बोल सकते हैं, और इसकी जो पोजीशन है वो स्टर्नम का दरमियानी हिस्सा है। यानी कि कैसे दरमियानी हिस्सा है, ऊपर मेनुब्रम वाक़या है और नीचे ज़ीफाइड प्रोसेस, एंड कनेक्ट्स द थर्ड टू द सेवंथ रिब्स डायरेक्टली। ये जो हमारी बॉडी है, यानी कि ये जो स्टर्नम का बॉडी है, इसके साथ कौन कौन सी बोन्स आके अटैच हो जाती हैं बिल्कुल डायरेक्टली, वो है 3 से लेके 7 बोन तक, यानी कि तीसरी जो है वो रिब से लेके 7वीं रिब तक जो है वो बॉडी के साथ अटैच होती हैं बिल्कुल डायरेक्टली। और जो इनडायरेक्टली अटैच होती हैं उनमें आ जाती हैं 10 यानी कि 8th रिब से लेके 10th रिब तक जो है वो इसके साथ इनडायरेक्टली अटैच होती हैं। अगर आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की कुछ सही से समझ नहीं आ रही तो आप जो है वो तस्वीर को पीछे से जो है वो लास्ट वाली स्लाइड जो है वो दोबारा से देखें और इसमें क्लियर करें कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मतलब होता है। डायरेक्टली का यहाँ पे ये मतलब है कि डायरेक्ट आके बोन जो है वो बॉडी के साथ अटैच हो रही हैं, जबकि इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि पहले जो जो 8वीं 9वीं और 10वीं रिब है वो आपस में पहले एक पॉइंट पे आके इकट्ठी होती हैं, फिर वो पॉइंट जो है वो आके बॉडी के साथ अटैच हो जाता है। अब चलते हैं, जो कि इसका तीसरा पार्ट है वो है ज़ीफाइड प्रोसेस। ज़ीफाइड प्रोसेस को टिप भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड टिप, इज़ लोकेटेड ऑन द बॉटम ऑफ द स्टर्नम। यानी कि ज़ीफाइड प्रोसेस को टिप भी कहा जाता है और ये स्टर्नम का सबसे लोअर पार्ट होता है। इट इज़ ऑफन कार्टिलेजिनियस कार्टिलेज बट डज बिकम बोनी इन लेटर ईयर्स। ये जो ज़ीफाइड प्रोसेस होता है शुरू के अंदर जब छोटा बेबी होता है, यानी कि पहले साल से लेकर तकरीबन 5 या 6 साल तक की उम्र तक ये कार्टिलेज की स्ट्रक्चर के अंदर ही रहता है। लेकिन जैसे ही एज ज़्यादा होती जाती है तो ये जो कार्टिलेजेस हैं ये हड्डी की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। दीज 3 सेगमेंट्स ऑफ बोन आर यूजली फ्यूज्ड इन एडल्ट्स। स्मॉल बेबी के अंदर, छोटे बेबी के अंदर, छोटा जो बेबी होता है, न्यूनेट्स जो होते हैं, उनके अंदर ये जो स्टर्नम है इसके 3 हिस्से बिल्कुल क्लियर और नुमाया होते हैं। लेकिन जैसे ही पर्सन जो है वो एडल्ट एज की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं तो ये जो कार्टिलेजियस हिस्सा होता है और ये जो दरमियान में जॉइंट्स बने हुए होते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इस तरह स्टर्नम एक बोन की यानी कि एक हड्डी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। नाउ वी सी द फंक्शंस ऑफ द स्टर्नम। फर्स्ट है द स्टर्नम सर्व्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन द बॉडी। स्टर्नम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म कर रही है। एक तो ये हिफाजत करती है और दूसरा ये शेप प्रोवाइड करती है ह्यूमन स्केलेटन को। सेकंड जो फंक्शन है वो है द रिब्स आर कनेक्टेड टू इट बाय कॉस्टल कार्टिलेजेस। विदाउट द स्टर्नम देयर वुड बी अ होल इन द बोन स्ट्रक्चर इन द मिडल ऑफ योर चेस्ट राइट अबव योर हार्ट एंड द लंग्स। सेकेंड फंक्शन में एक्चुअली में वो ये बताना चाह रहा है कि जो स्टर्नम है उसके साथ जो रिब्स आके अटैच होती हैं वो अटैच होती हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉस्टल कार्टिलेजेस। अगर ये स्टर्नम ना होती तो डेफिनेटली ये जो रिब्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जाके अटैच हो जाती। जब ये अपने से एक दूसरे के साथ जबकि अटैच होती हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर एक होल डेवलप हो जाता। यानी कि जैसे रिब्स के अंदर यानी कि 2 रिब्स के अंदर अगर एक होल है तो इसी तरह अगर स्टर्नम ना होती तो फिर ये पूरे जो है केज है, पिंजरा जो है, इसके अंदर होल होता। जब ये इसके अंदर होल होता तो डेफिनेटली फिर ये हिफाजत नहीं कर सकती थी। किसकी ये हिफाजत नहीं कर सकती थी? इसके अंदर जो है वो दिल है और इसके साथ फेफड़े मौजूद हैं।
तो फिर ये कभी भी स्टर्नम जो है वो अगर ना होती तो फिर इन ऑर्गन्स की, इंटरनल ऑर्गन्स की कभी भी हिफाजत नहीं हो सकती थी। तो इस तरह ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि स्टर्नम का जो सबसे मेजर रोल है वो है इंटरनल ऑर्गन्स की हिफाजत करना, स्पेशली हार्ट और लंग्स की। लास्ट फंक्शन है द स्टर्नम प्रोटेक्ट्स दिस वाइटल एरियाज एंड कंप्लीट्स द सर्कल ऑफ द रिब केज। जो स्टर्नम है, एक तो ये वाइटल ऑर्गन्स यानी कि वाइटल एरियाज जो हैं वो हमारे बॉडी के, उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और दूसरा ये है कि ये रिब केज जो है वो उसको सपोर्ट भी करती है, उसको कंप्लीट भी करती है, और इस सर्कल को जो है वो बनाने में अपना बहुत ज़्यादा रोल भी प्ले करती है। नेक्स्ट बोन्स हैं रिब्स, जिनको उर्दू में पसलियाँ भी कहा जाता है। छाती के पिंजर थोरैसिक केज में कुल जो है वो 24 पसलियाँ मौजूद होती हैं, जो सामने स्टर्नम की हड्डी के साथ और पुश्त की जानब रीढ़ की हड्डी की सुतों से जो है वो जुड़ी हुई होती हैं। दोनों की तरफ आखिरी 2 पसलियाँ सामने जो है वो जुड़ी हुई होती हैं, जिनको फ्लोटिंग या फॉल्स रिब्स भी कहा जाता है। अब हम एक बार, ये तो इंट्रोडक्शन करवाया मैंने आपको रिब्स का, पसलियों का। अब हम स्लाइड को भी रीड कर लेते हैं और जो लिखा हुआ है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। द लिप्स आर थिन, फ्लैट एंड कर्व्ड बोन्स। पसलियाँ जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बारीक होती हैं, फ्लैट होती हैं, इसके साथ साथ कर्व इनकी जो है वो शेप यानी कि उसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आपको साथ वाली डायग्राम में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बाकी हड्डियों की निस्बत बारीक हैं, यानी कि पतली हैं, थिन है, और फ्लैट भी हैं यानी कि हमवार हैं बोन्स, और कर्व इनके अंदर आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा है। डेट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव केज अराउंड द ऑर्गन्स इन द अपर बॉडी। जितने भी अपर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, असल में रिब्स जो होती हैं ये उनकी हिफाजत करती हैं। दे आर कंप्राइज बोन अरेंज इन अ पेयर्स। इनके पेयर्स होते हैं, यानी कि राइट साइड पर अगर कोई रिब प्रेजेंट है तो वो लेफ्ट साइड पर भी लाजमी प्रेजेंट होगी। तो इस तरह से ह्यूमन बोन्स हैव 24 रिब्स इन 12 पेयर्स। तो इस तरह से क्या हुआ कि 12 पेयर्स बनते हैं, यानी कि 24 टोटल रिब्स बनती हैं। 12 राइट साइड पर हैं और 12 ही लेफ्ट साइड पर, और इस तरह ये टोटल मिल के बन जाती हैं 24 रिब्स। ऑल्स आर अटैच्ड एट द बैक टू द थोरैसिक वर्टिब्रेज। ये जो रिब्स होती हैं ये असल में पीछे से जो है वो थोरैसिक वर्टिब्रेज के साथ जुड़ी हुई होती हैं, एंड आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 12 अकॉर्डिंग टू द वर्टिब्रेज दे अटैच टू। हमारी थोरैसिक जो वर्टिब्रेज हैं वो हैं टोटल 12। तो इस तरह हमारी जो रिब्स हैं वो भी कितनी हैं, 12। पीछे से ये थोरैसिक केज के साथ, थोरैसिक वर्टिब्रेज के साथ जो है वो जुड़ी हुई होती हैं, और आगे से ये आके स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। आखिरी जो 2 जो रिब्स होती हैं 11 और 12, वो जो है वो अटैच नहीं होती। उनका क्या मकसद होता है, वो क्यों अटैच नहीं होती, या उनके अटैच ना होने के पीछे क्या रीज़न होती है, वो हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ वी सी द टाइप्स ऑफ द रिब्स, यानी कि पसलियों की इकसाम। पसलियों को 3 इकसाम के अंदर जो है, या 3 क्लासिफिकेशंस के अंदर हम डिवाइड करते हैं: ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड के अंदर भी पढ़ा कि थोरैसिक वर्टिब्रेज जो है वो टोटल 12 हैं, यानी कि 12 थोरैसिक वर्टिब्रेज हैं। इन 12 थोरैसिक वर्टिब्रेज के साथ ही हमारी 12 जो है वो रिब्स आके अटैच हो जाती हैं। तो इस तरह से जो पहली 7 जो वर्टिब्रेज हैं, यानी कि जो पहली 7 जो हमारी रिब्स हैं, उनको कहा जाता है ट्रू रिब्स, यानी कि जो कि 1 से लेकर 7 तक जो हमारी थोरैसिक वर्टिब्रेज कह लें, या हमारी पहली 7 पसलियाँ जो हैं वो कह लें, उनको कहा जाता है ट्रू रिब्स। फिर उसके बाद 8वीं, 9वीं और 10वीं, यानी कि 8 से लेकर 10 तक ये जो 3 रिब्स आती हैं, इनको कहा जाता है फॉल्स रिब्स। और उसके बाद जो आखिरी वाली 2 बोन्स हैं, यानी कि आखिरी वाली जो 2 रिब्स हैं जो कि अटैच नहीं होती, वो पीछे से थोरैसिक वर्टिब्रेज के साथ अटैच होती हैं, लेकिन सामने से वो स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, इनको कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। नाउ वी सी द टाइप्स ऑफ द रिब्स इन अ डिटेल। सबसे पहली किस्म है ट्रू रिब्स। पहली 7 पसलियों को ट्रू रिब्स कहते हैं। ये रिब्स पीछे से बैकबोन यानी कि थोरैसिक वर्टिब्रेज से जुड़ी होती हैं, और सामने से ये स्टर्नम के साथ। स्टर्नम के अब किस हिस्से के साथ ये जुड़ी होती हैं, इसका आंसर आपने मुझे नीचे कमेंट में देना है। जहाँ पर स्टर्नम और रिब्स आपस में जुड़ती हैं, वहाँ रिब्स के कुछ हिस्से पर कार्टिलेज मौजूद होती है, जो इनको आपस में जोड़ने में मदद देती है। अब एक बार स्लाइड को भी रीड कर लेते हैं। ट्रू रिब्स, द फर्स्ट ह्यूमन बोन्स आर कॉल्ड द ट्रू रिब्स।
पहली जो 7 हड्डियाँ होती हैं उनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। दीज बोन्स आर कनेक्टेड टू द स्पाइन द बैकबोन इन अ बैक। पीछे की तरफ से ये ट्रू बोन्स यानी कि ये पहली 7 हड्डियाँ पीछे की जानब से कमर के साथ जो है वो जुड़ी होती हैं। किस हिस्से पर? उसके थोरेसिक पार्ट के साथ। In the front, the true ribs are connected directly to the breastbone or sternum by a strip of cartilage called the costal cartilage। जबकि ये सामने की तरफ से जो ट्रू रिब्स हैं वो डायरेक्टली अटैच होती हैं स्टर्नम के साथ। जब ये स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं तो इनके ऊपर एक कार्टिलेज मौजूद होती है जिसको हम कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं। अब अगर आप पिछली स्लाइड को एक बार दोबारा से देखें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो हमारे पास रिब्स हैं वो ब्राउन कलर में है और उसके आगे जो है वो पर्पल कलर के अंदर जो चीज़ दिखाई गई है वो असल में कार्टिलेजेस को शो कर रही है। अब चलते हैं दूसरी टाइप की तरफ जो कि है फॉल्स रिब। 8वीं 9वीं और 10वीं रिब्स को हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। ये रिब्स भी ट्रू रिब्स की तरह पीछे से जुड़ी होती हैं मगर ये साइज़ में कदरे छोटी होती हैं और ये आगे से स्टर्नम के साथ डायरेक्ट बिल्कुल भी अटैच नहीं होती, बल्कि ये एक तीनों जो है एक पॉइंट पर जुड़ती हैं और वो पॉइंट जाके ट्रू रिब्स की आखिरी यानी कि 7वीं रिब के साथ जाके जुड़ जाता है और फिर ये स्टर्नम का साथ जो है वो जाके जुड़ जाती हैं। ये भी अब एक बार स्लाइड से जाके रीड कर लेते हैं। द नेक्स्ट 3 पेयर्स ऑफ बोन्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स, यानी कि पहली 7 जो है वो ट्रू रिब्स हैं, अगली 3 जो है वो फॉल्स रिब्स हैं। These bones are slightly shorter than true ribs and are connected to the spine in back। ये तीनों बोन्स ट्रू रिब्स की निस्बत साइज़ के अंदर थोड़ी छोटी होती हैं और ये भी उन्हीं की तरह पीछे से बैकबोन के साथ अटैच होती हैं। However, instead of being attached directly to the sternum in front, the false ribs are attached to the lowest true rib। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो फॉल्स रिब्स हैं ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ जाकर अटैच नहीं होती, बल्कि ये तीनों एक ही पॉइंट के साथ जाकर अटैच होती हैं और उसका वो पॉइंट जाके ट्रू रिब्स की आखिरी जो रिब होती है 7वीं उसके साथ जाकर मिल जाता है और वो पॉइंट फिर स्टर्नम के साथ जाकर अटैच होता है। इसकी तस्वीर को भी आपको एक बार फिर से लास्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा और जब वहाँ जाके दोबारा से डिटेल में देखें कि जो आखिरी 3 रिब्स दिखाई गई हैं वो कैसे जाके अटैच होती हैं और किस तरह वो स्टर्नम का पार्ट बनती हैं। अब चलते हैं सबसे आखिरी टाइप की तरफ जो कि है फ्लोटिंग रिब्स। तीसरी और जो आखिरी टाइप है फ्लोटिंग रिब्स, इनको जो है वो हम तैरती हुई पसलियाँ भी कहते हैं। ये ऊपर वाली दोनों टाइप्स यानी कि ट्रू और फॉल्स से काफ़ी ज़्यादा छोटी होती हैं और ये भी इनकी तरह यूँ समझें कि ये भी स्पाइन से ही जुड़ी होती हैं। अब देखते हैं कि इनके जुड़ने के पीछे असल में फ़ायदा क्या होता है। पहले एक बार स्लाइड को भी रीड कर लेते हैं फिर हम देखते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। द लास्ट 2 सेट्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। ये जो हमारी लास्ट 2 रिब्स हैं 11 और 12 ये इनको कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स आर स्मॉलर देन बोथ द ट्रू एंड फॉल्स रिब्स। ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स इन दोनों के कंपैरेटिव जो फ्लोटिंग रिब्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा साइज़ में छोटी होती हैं। दे आर अटैच टू द स्पाइन एट द बैक। ये भी उनकी तरह पीछे से स्पाइन यानी कि आपके वर्टिब्रल कॉलम के साथ ही अटैच होती हैं, बट आर नॉट कनेक्टेड टू द एनीथिंग इन द फ्रंट। मगर सामने से ये किसी भी चीज़ के साथ अटैच नहीं होती। अब इनके पीछे अटैच ना होने के पीछे क्या फ़वाइद हैं वो देखते हैं। इनके अटैच होने की जो सबसे मेन जो हमें फ़ायदा होता है वो होता है कि ये हरकत देने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। दूसरा इनका अहम काम ये है कि ये इंटरनल ऑर्गन्स की हिफाजत करती हैं, स्पेशली गुर्दों की। और जो तीसरा इसका अहम फंक्शन है या अहम रोल है वो ये है कि ये रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा मदद देती हैं। नाउ वी सी द फंक्शंस ऑफ रिब्स। पहला फंक्शन है द रिब्स फॉर्म अ काइंड ऑफ केज डेट इनक्लोजेस पाविसेस। पसलियाँ पिंजरे की शक्ल बनाती हैं जिसका कोई ख़ास मकसद है। इनको बनाने के पीछे कोई ख़ास मकसद है, वो आगे जाके देखते हैं कि क्या है। सेकंड फंक्शन है दे प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स फ्रॉम इंजरीज एंड शॉक्स दैट माइट डैमेज देम। ये दिल और फेफड़ों की हिफाजत करती हैं
कि कोई बाहर से इनको कोई ज़ख़म ना लगे और किसी शॉक की वजह से इनको कोई भी नुकसान ना पहुंच सके। थर्ड फंक्शन है द रिब्स आल्सो प्रोटेक्ट पार्ट्स ऑफ द स्टमक, स्प्लीन एंड किडनी। पसलियाँ जो होती हैं वो मैदा, स्प्लीन और गुर्दों की हिफाजत करती हैं, जो कि इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारे। और लास्ट फंक्शन है द रिब्स हेल्प यू टू ब्रीथ एज यू इनहेल द मसल in between the ribs lift the rib cage up, allowing the lungs to expand. When you exhale, the rib cage moves down again, squeezing the air out of your lungs. इस लाइनों को आपने 2 या 3 बार रीड करना है तो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि वो यहाँ पे एक्चुअली कहना क्या जाता है। द रिब्स हेल्प यू टू ब्रीथ, ये जो हमारी पसलियाँ होती हैं ये हमें सांस लेने में मदद देती हैं। As you inhale, the muscles in between the ribs lift the rib cage. जब हम सांस लेते हैं यानी कि जब हम हवा अंदर लेके जाते हैं, इस वक्त रिब्स जो है वो बाहर की तरफ उठती हैं, और जैसे ही वो बाहर की तरफ उठती हैं यानी कि उनका साइज़ बड़ा होता है, तो इस तरह ये फेफड़ों को खुला करने में मदद देती हैं। एंड व्हेन यू एक्सहेल, यानी कि जब आप सांस बाहर निकालते हैं, द रिब केज मूव्स डाउन अगेन, तो इस वक्त रिब्स जो हैं वो नीचे की तरफ हरकत करती हैं, यानी कि उनका जो साइज़ है वो कम हो जाता है। स्क्वीजिंग द एयर आउट ऑफ योर लंग, और जैसे ही वो स्क्वीज करती हैं यानी कि उनका साइज़ कम होता है तो हवा फेफड़ों में से बाहर निकल जाती है। तो ये एक्चुअल में मेन फंक्शन है रिब्स का। नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिब्रल कॉलम, जिसको उर्दू में रीढ़ का स्तून भी कहते हैं। इंसानी जिस्म में रीढ़ का स्तून मुख्तलिफ साइज़ों के 33 मोहरों यानी कि 33 वर्टिब्रेज से मिलकर बनता है। रीढ़ के स्तून की साख की वजह से इंसान की खास शक्ल और जिसामत बनती है। अब हम एक बार स्लाइड को भी रीड कर लेते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बैकबोन स्पाइन और स्पाइनल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को हम बैकबोन स्पाइन भी कह सकते हैं और इसको स्पाइनल कॉलम भी कह सकते हैं। इसको स्पाइनल क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर स्पाइन होती है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 33 इरेगुलर बोन्स। इसके अंदर 33 बेतरतीब हड्डियाँ मौजूद होती हैं। इन 33 हड्डियों को हम एक्सेल में 5 रीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। दीज बोन्स आर क्लासिफाइड इनटू द 5 डिफरेंट रीजन्स। अब ये 5 रीजन्स कौन कौन से होते हैं ये हम साथ वाली डायग्राम में देखते हैं। पहला रीजन है सर्वाइकल, उसके बाद दूसरा रीजन है थोरैसिक, तीसरा रीजन है लंबर और फिर सैक्रम, और आखिर में आता है कोकस। अब हम स्लाइड में इनको देख लेते हैं कि इन रीजन्स के अंदर कितनी कितनी बोन्स जो है वो आएंगी। पहला रीजन है सर्वाइकल रीजन, जिसको हम गर्दन के मोहरे भी कहते हैं। ये तादाद में 7 होते हैं और ये ज़रूरत के मुताबिक ही हरकत कर सकते हैं। सर्वाइकल रीजन को हम सी से डिनोट करते हैं। इसके अंदर 7 हड्डियाँ यानी कि अभी हमने बात की कि 7 जो है वो वर्टिब्रेज होती हैं, इसलिए इसको C1 to C7 कहा जाता है। यानी कि C1 मतलब ये हुआ कि सर्वाइकल 1 यानी कि पहली गर्दन की पहली हड्डी, C2 गर्दन की दूसरी हड्डी, और इस तरह C7 तक ये चलेंगे। उसके बाद सेकंड आ जाता है रीजन, जो कि है थोरैसिक रीजन यानी कि छाती के मोहरे। इनकी तादाद 12 होती है। ये अलहदा मगर इनकी हरकत निस्बतन महदूद होती है और इनको टी से जो है वो डिनोट किया जाता है, और इनकी तादाद जो है वो 12 है। T1 to T12 इनको देंगे। थर्ड रीजन आ जाता है लंबर रीजन यानी कि कमर के मोहरे। ये तादाद में कुल 5 होते हैं। ये अलहदा होते हैं और महदूद हरकत कर सकते हैं। इनको जो है वो L से डिनोट किया जाता है, L1 to L5 यानी कि 5 बोन्स जो है 5 वर्टिब्रेज जो है इसके अंदर मौजूद हैं। फोर्थ रीजन है सैक्रम रीजन यानी कि निचली कमर की हड्डियाँ। ये 5 मोहरों से मिलकर बनती हैं जो कि आपस में जुड़े होते हैं। ये हड्डी कुल्हों की 2 हड्डियों के दरमियान वाक़या होती है जिनके साथ ये जोड़ बनाती हैं, और इनको जो है वो S से डिनोट किया जाता है, S1 to S5 इनको, यानी कि 5 इसके अंदर वर्टिब्रेज मौजूद हैं। सबसे आखिरी रीजन है कोकस रीजन, जिसको हम दुमची की हड्डी भी कहते हैं। इसको जो है ये रीढ़ की हड्डी का आखिरी छोटा सा हिस्सा होता है जो कि 4 या 5 मोहरों से मिलकर बनता है। ये मोहरे आपस में जुड़कर एक हड्डी की सूरत जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। इसको जो है सी नोट से इंडिकेट किया जाता है, या सम टाइम जैसे यहाँ पर कोकस पूरा लिखा गया है,
इसको आप कोकस 4 और कोकस 5 भी कह सकते हैं, या फिर इसको C04 और C05 भी कहा जाता है। वर्टिब्रल कॉलम में जो सबसे पहले वर्टिब्रीज आती हैं उनको कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रीज। हम स्लाइड को भी रीड करते हैं और साथ साथ इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। द फर्स्ट 7 वर्टिब्रीज आर कॉल्ड द सर्वाइकल वर्टिब्रीज। ये तादाद में 7 होती हैं, या यूं कह लें कि सर्वाइकल वर्टिब्रीज जो कि गर्दन की पहली 7 हड्डियां हैं उनको कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉलम। ये स्पाइनल कॉलम के सबसे टॉप पर मौजूद होती हैं। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि स्पाइनल कॉलम या वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल 33 जो है वो वर्टिब्रीज होती हैं। उन 33 में जो सबसे ऊपर यानी कि जो टॉप पर प्रेजेंट होती हैं वो है गर्दन की हड्डियां यानी कि सर्वाइकल वर्टिब्रीज। These bones form a flexible framework for the neck and support the head। ये जो असल में होती हैं ये गर्दन को जो है वो ज़रूरत के मुताबिक ही जो है वो हरकत करने पर मजबूर करती हैं, और ये दूसरी तरफ सर को यानी कि हेड को जो है वो सहारा मुहैया करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रीज इज कॉल्ड एटलस। सर्वाइकल वर्टिब्रीज जिनकी तादाद C1 to C7 है। C1 जो है यानी कि जो पहली सर्वाइकल है, जो कि आपको तस्वीर में भी नज़र आ रही होगी, रेड कलर की जितनी भी वर्टिब्रीज हैं ये असल में सर्वाइकल वर्टिब्रीज हैं। अगर आप इन सातों को जो है वो गौर से देखें तो ऊपर वाली जो वर्टिब्रीज है वो जो है वो थोड़ी सी थिन है और थोड़ी सी यानी कि लंबाई में ज़्यादा है। ये जो वर्टिब्रीज है इसको हम कहते हैं एटलस, यानी कि C1 जो है पहली सर्वाइकल वर्टिब्रीज को हम कहते हैं एटलस, एंड द सेकंड इज कॉल्ड एक्सिस, और जो दूसरी है उसको एक्सिस कहा जाता है। अगर आप तस्वीर को गौर से देखें तो आपको जो C1 यानी कि जो एटलस है वो क्लियरली नज़र आ रही है कि वो जो है वो फैल रही है, जबकि उसके जो नीचे है वो उसको फिक्स कर रही है यानी कि उसको सहारा दे रही है। लास्ट जो पॉइंट है उसको भी ज़रा गौर से देखें। द एटलस शेप अलाउज द हेड टू नॉड यस, यानी कि जो पहली सर्वाइकल वर्टिब्रीज है वो सर को ये इजाज़त देती है कि तुम जो है वो दाएं बाएं ऊपर और नीचे हरकत कर लो। एंड द एक्सिस शेप अलाउ द हेड टू शेक नो, जबकि जो सर्वाइकल की दूसरी वर्टिब्री है जिसको हम एक्सिस कहते हैं वो असल में उसको अलाउ नहीं करती कि तुमने जो है वो ज़्यादा हरकत करनी है यानी कि ज़्यादा मूवमेंट शो करनी है। तो ये असल में इन दोनों वर्टिब्रीज का काम होता है, और ये ही वर्टिब्रीज हमारे जो हेड है यानी कि जो सर है उसको सहारा मुहैया करती हैं। सेकेंड टाइप है थोरैसिक वर्टिब्रीज जिनको छाती के मोहरे भी कहा जाता है। द नेक्स्ट 12 वर्टिब्रीज आर कॉल्ड द थोरैसिक वर्टिब्रीज। सर्वाइकल वर्टिब्रीज के 7 मोहरों के बाद जो अगले मोहरे शुरू होते हैं उनको कहा जाता है थोरैसिक वर्टिब्रीज, और ये तादाद में 12 होते हैं। अगर आप तस्वीर को गौर से देखें तो आपको जो है वो सुर्ख रंग के अंदर ये वर्टिब्रीज दिखाई गई हैं। These bones move with the ribs to form the rear end core of the rib cage। ये जो होती हैं ये वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं, और दूसरा जो बात है ये रिब केज की हरकत के साथ ही हरकत करती हैं, यानी कि ये अलहदा अलहदा हरकत कर सकती हैं मगर महदूद इनकी जो है वो हरकत होती है। इसके साथ ये रियर इनकोर यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत और पायदार किस्म का रिब केज यानी कि केज जो है वो एक पिंजरा बनाने में मदद देती हैं। और लास्ट जो है इसका पॉइंट वो ये है कि थोरैसिक वर्टिब्रीज आर लार्जर देन सर्वाइकल वर्टिब्रीज। थोरैसिक वर्टिब्रीज जो होती हैं वो गर्दन के मोहरों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बड़ी होती हैं एंड इंक्रीज इन साइज फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। अब अगर थोरैसिक वर्टिब्रीज की शेप या साइज़ की बात की जाए तो इनका जो साइज़ है वो ऊपर वाली जो वर्टिब्रीज है यानी कि T1 थोरैसिक 1 गर्दन थोरैसिक यानी कि पहली जो वर्टिब्रीज है T1 उसका साइज़ आपको छोटा नज़र आ रहा होगा। जैसे ही आप नीचे की तरफ चलते हैं यानी कि T2 T3 T4 T12 तक जैसे ही चलते हैं वैसे ही उनका साइज़ उनके नंबर्स के साथ इंक्रीज़ होता जाता है। तीसरी क्लासिफिकेशन है लंबर वर्टिब्रीज जिनको कमर के मोहरे भी कहा जाता है। आफ्टर द थोरैसिक वर्टिब्रीज कम्स द लंबर वर्टिब्रीज। गर्दन के मोहरे, फिर उसके बाद हमारे थोरैसिक वर्टिब्रीज यानी कि छाती के मोहरे, और उसके बाद आ जाते हैं कमर के मोहरे यानी कि लंबर वर्टिब्रीज। ये आपको साथ वाली डायग्राम के अंदर सुर्ख रंग के अंदर क्लियरली जो है वो नज़र आ रहे होंगे। These 5 bones are the largest vertebrae in the spinal column।
ये ऐसी बोन्स हैं या ये ऐसी वर्टिब्रीज हैं जो स्पाइनल कॉलम या वर्टिब्रल कॉलम के अंदर साइज में सबसे ज़्यादा बड़ी होती हैं। दीज वर्टिब्रीज सपोर्ट मोस्ट ऑफ द बॉडीज़ वेट, और इनका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये इंसानी बॉडी यानी कि इंसानी जिस्म का जो वज़न है उसको बर्दाश्त करने या उसको सहारा देने के अंदर अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। एंड आर अटैच टू मैनी ऑफ द बैक मसल्स। और दूसरा जो इसका मेन फंक्शन होता है या जो इसका मेन रोल है वो ये है कि ये मसल्स किसको जो है वो अपने साथ अटैच करने के अंदर, यानी कि सबसे ज़्यादा मसल जो है वो इन्हीं लंबर वर्टिब्रीज के साथ आकर अटैच होते हैं। फोर्थ टाइप है सैक्रल वर्टिब्रीज, यानी कि निचली कमर की हड्डियाँ। द सैक्रम इज़ द ट्रायंगुलर बोन लोकेटेड जस्ट बिलो द लंबर वर्टिब्रीज। लंबर वर्टिब्रीज के बाद जो नेक्स्ट वर्टिब्रीज आती हैं उनको हम सैक्रल वर्टिब्रीज ही कहते हैं। अगर आप तस्वीर को गौर से देखें तो आपको मेरे ख्याल में इसकी शेप भी क्लियर हो रही होगी। इसकी शेप होती है ट्रायंगुलर, यानी कि त्रिकोणी शेप। मेरे ख्याल में तस्वीर से आपको जो है वो इसकी शेप जो है वो क्लियर हो गई होगी। इट कंसिस्ट ऑफ 4 और 5 सैकुलर वर्टिब्रेज इन अ चाइल्ड। जब छोटा जो बेबी होता है उसके अंदर ये 4 या 5 हड्डियाँ जो है वो अलहदा मौजूद होती हैं, विच बिकम्स फ्यूज्ड इनटू अ सिंगल बोन आफ्टर एज 26। जैसे ही बच्चा बढ़ता जाता है, या फिर यूँ कह लें कि 26 साल की उम्र तक जब इंसान पहुँच जाता है तो ये हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं, यानी कि इनके अंदर जो अलहदा जोड़ होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और ये इतनी आपस में जुड़ जाती हैं कि एक ही हड्डी की शक्ल हमें नज़र आती है। अगर आप साथ वाली डायग्राम को गौर से देखें तो आपको जो है वो सैक्रम वर्टिब्रेज के अंदर 4 जो है वो सुराख नज़र आ रहे हैं। 4 एक तरफ नज़र आ रहे हैं, 4 दूसरी तरफ नज़र आ रहे हैं। इस तरह आपको ये समझने में आसानी होगी कि ऊपर वाले जो 2 सुराख हैं, एक राइट साइड वाला और एक लेफ़्ट साइड वाला, इसके दरमियान में एक लाइन आपको नज़र आएगी। फिर उसके बाद नीचे वाले 2 की तरफ आते हैं तो उसमें भी आपको एक लाइन जो है वो थोड़ी सी शेडेड होती हुई नज़र आएगी। ये एक्चुअली में क्या होती है, ये एक एक बोन बनाती है। ये क्लियर हो रहा है इस तस्वीर से हमें कि यहाँ पर जो है वो 4 बोन्स जो है वो फ्यूज्ड हुई हमें नज़र आ रही हैं। लास्ट पॉइंट है द सैक्रम फॉर्म्स द बैक वॉल ऑफ द पेल्विक गिर्डल एंड मूव्स विद इट। ये जो बोन होती है ये तो कोनी होती है, पीछे से ये बिल्कुल जो है वो स्मूथ होती हैं, जिस वजह से ये बैक हमारी पिछली बॉडी का पिछला हिस्सा बनाती हैं, जिसको हम पेल्विक गिर्डल का पार्ट भी कहते हैं। और ये हमें हरकत करने, उठने, बैठने और जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारी मदद करती है। वर्टिब्रल कॉलम की लास्ट क्लासिफिकेशन है कोकस वर्टिब्रेज। कोकस वर्टिब्रेज को दुमची की हड्डी भी कहा जाता है। द कोकस इज अ स्मॉल ट्रायंगुलर बोन एट द बॉटम ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के सबसे निचले यानी कि बॉटम पर जो वर्टिब्रेज प्रेजेंट होती हैं उनको हम कोकस वर्टिब्रेज कहते हैं। इसकी जो शेप है वो होती है ट्रायंगुलर, यानी कि त्रिकोणी शेप होती है। अगर आप तस्वीर को गौर से देखें तो आपको जो है सैक्रम के नीचे जो रेड कलर सुर्ख रंग के अंदर जो चीज़ नज़र आ रही है वो है हमारी कोकस वर्टिब्रेज। इट कंसिस्ट ऑफ 4 वर्टिब्रेज, दीज वन आल्सो टेल वर्टिब्रेज। ये तादाद में तकरीबन जो है वो 4 वर्टिब्रेज होती हैं, यानी कि 4 हड्डियाँ होती हैं। इसको जो है वो हम टेल वर्टिब्रेज भी कहते हैं, यानी कि दुमजी की हड्डी भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन एम्ब्रियोज हैव अ टेल बट दिस इज एब्जॉर्ब इन द फीटल पीरियड। जब इंसानी एम्ब्रियो बनता है तो उस वक़्त ये जो बोन है ये दुम की शक्ल के अंदर इंसान के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन जैसे ही पीरियड गुजरता जाता है तो फेटल पीरियड जैसे ही बनता जाता है तो उस वक़्त ये जो है वो फ्यूज़ होना यानी कि अपने साइज़ के अंदर छोटी होती चली जाती हैं। लेकिन उस वक़्त भी जब बेबी दुनिया के अंदर आता है तो उस वक़्त भी ये जो बोन्स होती हैं ये सेपरेट होती हैं। लेकिन जैसे ही इंसान अपनी उम्र में बढ़ता जाता है, 26 साल की उम्र तक जैसे ही पहुंचता है तो ये हड्डियां भी सैक्रम वर्टिब्रेज की तरह ही फ्यूज्ड हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं और एक ही जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। मैनी मसल्स आर आल्सो कनेक्टिंग टू इट। इसके साथ भी बहुत ज़्यादा इंसानी इजलास जो है वो जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होता है, इसका क्या काम है या इसका क्या मीनिंग है, सबसे पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट जितनी भी आपने स्लाइड्स पढ़ी हैं उनके अंदर हमने ये देखा कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वर्टिब्रेज
मौजूद होती हैं। ये हमें क्लियर होगी बात कि सर्वाइकल के अंदर 7 वर्टिब्रीज हैं, थोरेसिक के अंदर 12 वर्टिब्रीज हैं, लंबर के अंदर 5 वर्टिब्रीज हैं और उसके बाद सैक्रम के अंदर भी 4-5 हैं और एंड पे कोकस के अंदर भी 4 हो गए। यानी कि हमने ये देख लिया कि इतनी यानी कि टोटल 33 जो है वो वर्टिब्रीज 33 मोहरे जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली में ये जो वर्टिब्रल यानी कि ये जो वर्टिब्रीज होती हैं ये इनकी एक सादा एग्जांपल मैं आपको यूँ दूंगी कि जैसे एक ईंट होती है, ठीक है, उस ईंट के ऊपर आप दूसरी ईंट रखती जाएं। इसके बाद क्या होगा कि आप 33 ईंटें जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर रख लें, तो इसको जो है वो हम वर्टिब्रल कॉलम का नाम दे देंगे। अब अगर ये जो ईंटें हैं ये एक दूसरे के ऊपर तो हमने रख दी, लेकिन जैसे ही कोई हवा का झोंका गुजरेगा या कोई इसको धक्का देगा तो ये ईंटें अपनी जगह छोड़ देंगी और वो गिर कर बिखर जाएंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दीवार बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हम इन दो ईंटों के दरमियान में एक जो है वो कोई चीज़ ऐड कर देते हैं, यानी कि कोई सीमेंट अगर ऐड कर दें तो वो क्या हेल्प करेगा कि वो दो ईंटों को आपस में जोड़ देगा। तो इस तरह 33 की 33 ईंटें जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर मजबूती के साथ अच्छे से जुड़ जाएंगी। तो अगर उनको कोई भी धक्का देगा या कोई उनको जो है वो ख़राब करने की कोशिश करेगा तो वो आपस में जुड़ी रहेंगी और उनको कोई भी अलहदा नहीं कर सकेगा। असल में ये जो वर्टिब्रल डिस्क है ये भी बिल्कुल सीमेंट वाली चीज़ है, यानी कि दो वर्टिब्रीज जो ईंटें हैं उनके दरमियान में जो हमने सीमेंट लगाया है वो है हमारा वर्टिब्रल डिस्क। अब हम एक बार स्लाइड को रीड करते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। दीज बोन्स कंपोज द वर्टिब्रल कॉलम रिजल्टिंग इन 26 मूवेबल पार्ट्स इन एन एडल्ट। ये जो वर्टिब्रल कॉलम है उनके अंदर जो वर्टिब्रल डिस्क है ये असल में 26 ऐसे पॉइंट्स को जो है वो शेयर करती हैं कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो हरकत कर सके। इन बिटवीन द वर्टिब्रीज आर इंटर वर्टिब्रल डिस्क मेड ऑफ पर्सन एजेस। दीज डिस्क कंप्रेस एंड श्रिंक। अब ये जो डिस्क है इसके अंदर यानी कि दो वर्टिब्रेज के दरमियान में जो डिस्क है ये इंसान की उम्र के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती है। जैसे ही इंसान यंग एज के अंदर होता है तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन जैसे ही उम्र में इजाफा होता जाता है तो इसका जो साइज़ है वो भी श्रिंक करना शुरू कर देता है और ये कंप्रेस होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से अक्सर जो है वो कमर में दर्द महसूस होता है हमें, रिजल्टिंग इन एन डिस्टिंक्ट लॉस ऑफ द हाइट। इसकी वजह से क्या होता है कि इंसान जो है वो उसका जो कमर होती है वो मुड़ना शुरू हो जाती है, जनरली बिटवीन 0.5 टू 2 सेंटीमीटर। और इन दोनों के यानी कि इसका जो साइज़ है वो तकरीबन 0.5 से लेके 2 सेंटीमीटर तक होता है। किस उम्र के अंदर? 50 से 55 साल की उम्र में। अब एक बार तस्वीर को दोबारा गौर से देख लें कि आपको एक इंसानी जो है बॉडी दिखाया गया है, उसके अंदर आपको एक पूरा वर्टिब्रल कॉलम दिखाया गया है। उस वर्टिब्रल कॉलम के जो आखिरी हिस्सा है यानी कि जो लंबर वर्टिब्रीज है उसको जो है वो आपको वहाँ पे जो है एरो लगा के शो करवाया गया है। अब उसको अगर गौर से देखें तो आपको रेड कलर उसमें से थोड़ा सा नज़र आ रहा है। ये जो रेड कलर है ये असल में शो कर रहा है कि इस वक्त इंसानी बॉडी को जो है वो दर्द महसूस हो रहा है। अब इस पार्ट को जो है वो एक दो ये वर्टिब्रीज को हम निकाल के बड़ी तस्वीर करके देखते हैं, जो कि आपको साथ वाली तस्वीर में क्लियर नज़र आ रही है। एक है ऊपर वर्टिब्री, एक है उसके नीचे वर्टिब्री और दरमियान में नीले रंग में जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो है यहाँ पर डिस्क। अब यहाँ पर डिस्क के साथ लफ्ज़ लगाया गया है हर्निएटेड डिस्क। आपका यहाँ पर हर्निएटेड डिस्क या हर्निएटेड के लफ्ज़ के साथ आपका यहाँ पर कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि डिस्क जो होती है वो उसके अंदर मुख्तलिफ उसकी इकसाम होती हैं। यानी कि अगर इंसान को कोई बीमारी लगी है तो उस बीमारी के मुताबिक ही इसको जो है डिस्क को नाम दिया जाता है। तो इस तरह आपका हर्निएटेड के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पर आपने सिर्फ यहाँ पर ये देखना है कि जो नीले रंग के अंदर दो वर्टिब्रेज के दरमियान में मवाद पड़ा हुआ है उसको असल में इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है। अब इसके साथ अगर आप आगे से देखें तो इसके आगे नर्व्स लगी हुई हैं, यानी कि इंसानी जो नर्व्स होती हैं वो इसमें से पास आउट हो रही होती हैं। जैसे ही ये वर्टिब्रीज जो है आपस में अटैच होती हैं, यानी कि जब इसके अंदर इंटरवर्टिब्रल डिस्क का जो साइज़ है वो कम होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से हमारी नर्व्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी कमर में दर्द होने और इसके अलावा कुछ और नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो देखने में सामने आते हैं।
नाउ वी सी द कर्व्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कितने कर्व्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। व्हेन लुक एट फ्रॉम द साइड द स्पाइन फॉर्म द 4 कर्व्स, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि तकरीबन 4 कर्व जो है वो हमें वर्टिब्रल कॉलम में देखने को मिलते हैं। इन कर्व्स के क्या क्या नाम हैं या इनको क्यों कहा गया है, ये हम स्लाइड में रीड करते हैं। These curves are called the cervical, thoracic, lumbar and pelvic curves। यानी कि इनके ये 4 नेम्स हैं, 4 कर्व्स के 4 नाम उसने रखे हैं। सर्वाइकल कर्व्स, thoracic कर्व्स, lumbar कर्व्स और pelvic कर्व्स। द सर्वाइकल कर्व्स क्या होते हैं? द सर्वाइकल कर्व इज लोकेटेड एट टॉप ऑफ द स्पाइन एंड इज composed ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रेज। ये जो सर्वाइकल कर्व होता है ये असल में सर्वाइकल वर्टिब्रेज से मिलकर बना होता है और ये वर्टिब्रल कॉलम के सबसे टॉप पर मौजूद होता है। नेक्स्ट कम द thoracic एंड lumbar curves composed of the thoracic and lumbar vertebrae respectively। The final curve called the pelvic or sacral curve is formed by the sacrum and the coccus। अब यहाँ पर मेरे ख्याल में आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है कि एक्चुअली में ये कर्व क्या होते हैं या ये क्या बात हो रही है यहाँ स्लाइड पर। अगर आप लास्ट स्लाइड को गौर से देखें या अपनी ह्यूमन बॉडी को गौर से देखें तो आपको गर्दन, फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ आपका बॉडी निकलता हुआ नज़र आएगा। फिर उसके बाद जैसे ही हम लंबर वाले यानी कि निचले हिस्से पर आते हैं तो आपकी जो जितने भी कमर वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा अंदर की जानिब जाता है। ये होते हैं असल में कर्व्स। तो पहला जो गर्दन की हड्डियां हैं यानी कि गर्दन की हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, वो एक कर्व बनाती हैं। फिर उसके बाद हमारी जो कंधे की हड्डियां होती हैं वो थोड़ी सी बाहर की जानिब होती हैं जो कि हमारे शोल्डर पार्ट बनाती हैं, उनको कहते हैं थ्रेसिक कर्व्स। और उसके बाद लंबर की जो वर्टिब्रेज होती हैं वो बना देती हैं लंबर कर्व। और इसी तरह पेल्विक की जो बोन्स होती हैं वो हो जाती हैं सैक्रम और कोकस वगैरह। दीज कर्व्स अलाउ ह्यूमन बींग्स टू स्टैंड अपराइट एंड हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द अपर बॉडी। अगर इंसानी वर्टिब्रल कॉलम बिल्कुल सीधा होता तो इंसान कभी भी जो है वो सो नहीं सकता था, कभी भी आसानी से के साथ बैठ नहीं सकता था, कभी भी ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता था। इसीलिए ये जो कर्व्स होते हैं इनका सबसे बड़ा जो हमें फ़ायदा होता है वो यही है कि इंसानी बॉडी जो है वो बिल्कुल सीधी यानी कि स्ट्रेट काफ़ी देर तक जो है वो खड़ा भी हो सकता है और वो अपने बैलेंस यानी कि अपने बॉडी का वज़न भी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। और इसके साथ साथ सोने, जागने, उठने और बैठने के अंदर भी ये कर्व्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि द सर्वाइकल एंड लंबर कर्व्स आर नॉट प्रेजेंट इन एन इन्फेंट। छोटे जो बेबीज़ होते हैं यानी कि 3 माह से जो ड्यूरेशन होता है बच्चे का, उसके अंदर हमें गर्दन के और उसके साथ लंबर के जो कर्व्स होते हैं वो मौजूद नहीं होते। द सर्वाइकल कर्व्स फॉर्म्स अराउंड द एज ऑफ द 3 मंथ। जब बेबी जो है वो 3 महीने की उम्र तक पहुंचता है यानी कि वो अपनी गर्दन जब उठाना शुरू करता है उस वक्त जो कर्व बनता है उसको कहते हैं सर्वाइकल कर्व। व्हेन इन्फेंट बीइंग टू होल्ड इट्स हेड अप एंड द लंबर कर्व डेवलप व्हेन अ चाइल्ड बिगिंस टू वॉक। यानी कि 3 माह की उम्र तक उसकी गर्दन के जो मोहरे हैं जब वो काम करते हैं या बच्चा सर उठाने की कोशिश करता है उस वक्त जो कर्व बनता है उसको कहते हैं सर्वाइकल कर्व। फिर उसके बाद जब बच्चा जो है वो अपने बाजुओं पे खड़ा होने की कोशिश करता है या जो है वो साइड पलटने की कोशिश करता है उस वक्त जो कर्व डिवेल्प होता है उसको कहते हैं हम थ्रेसिक कर्व। और फिर उसके बाद जब बच्चा अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश करता है या अपने पाँव पे वज़न डालने की कोशिश करता है उस वक्त जो उसका कर्व बनता है उसको कहते हैं लंबर कर्व। मेरे ख्याल में ये इंसानी पैदाइश के साथ साथ जो है वो आपको ये सारे कर्व जो है वो क्लियर हो गए होंगे कि जो छोटी उम्र होती है यानी कि 3 माह का जो बच्चा होता है उसके अंदर हमें कोई भी कर्व नज़र नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता जाता है तो उसके कर्व भी उसकी तरह ही बढ़ते चले जाते हैं और बनना शुरू हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं स्लाइड में। इन एडिशन टू अलाउइंग ह्यूमन्स टू स्टैंड अपराइट एंड मेंटेन देयर बैलेंस, द वर्टिब्रल कॉलम सर्व्स सेवरल अदर इम्पोर्टेंट फंक्शंस। ये एक्चुअली में ये बताना चाह रहा है कि ये जो कर्व्स होते हैं ये इंसानी जिस्म को सीधा रखने में, खड़ा करने के अंदर और ह्यूमन बॉडी को अपना वज़न बर्दाश्त करने के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो पहला फंक्शन जो है वो देख लेते हैं। इट हेल्प्स टू सपोर्ट द हेड एंड आर्म्स, यानी कि ये इंसान के सर को और उसके बाजुओं को बहुत ज़्यादा सहारा मुहैया करते हैं।
वाइल परमिटिंग फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट, और दूसरी जो है सबसे बड़ी बात कि वो उसको फ्री ऑफ हैंड जो है वो मूवमेंट, यानी कि कहते हैं कि आप तुम इससे हरकत कर सकते हो। It also provides attachment for many muscles, the ribs and some of the organs, and protect the spinal cord which control most of the bodily functions। और इसके साथ साथ इसका जो यहाँ पे वो ये बात बताना चाह रहा है कि ये इज़लात को बहुत ज़्यादा अपने साथ अटैच करते हैं, और जो रिब्स होती हैं यानी कि जो पसलियाँ होती हैं वो इंसानी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी हिफाजत करती हैं, और जो वर्टिब्रीज होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करती हैं, जो कि कंट्रोल करती हैं तमाम बॉडी के फंक्शंस को। यहाँ पर जो है वो आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।